लेने अपने कमरे से नीचे गई थी, तब उसने ऋषि को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो कभी उसके साथ बच्चा नहीं चाहता। ऋषि की ये बात सुनकर जूही का दिल टूट जाता है। उसे ये लगने लगता है कि ऋषि आज भी अपनी एक्स का इंतजार कर रहा है। जहां एक ओर जूही अपने टूटे दिल के गम में रो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि भी अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। हुआ यूं था कि इशिका सिंघानिया ने ऋषि को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया था। इशिका सिंघानिया ने ऋषि से कहा, ऋषि, तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? ऋषि को इशिका सिंघानिया की बात कुछ समझ नहीं आई थी, तो उसने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या प्लान? आप किस बारे में बात कर रही हैं? ऋषि के पूछने पर इशिका सिंघानिया ने कहा, मेरा मतलब है कि तुमने अपने दादाजी के शेयर्स अपने नाम करने के लिए जूही से शादी की थी और अब वो हो चुका है। ऊपर से तुम्हारी पोजीशन भी कंपनी में स्टेबल है अब, तो क्यों ना जूही को तुम पहले ही आजाद कर दो? मेरा मतलब है कि उसकी भी अपनी लाइफ है। अब जब तुम्हारा काम हो ही गया है, तो किसी और को अपने साथ क्यों जबरदस्ती रोक कर रखना, है ना? इशिका सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि का सर गुस्से से फटने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या बकवास है, मैं यहाँ जूही को अपने साथ रखने के बहाने ढूंढ रहा हूँ और ये मेरी जूही को मुझसे दूर करना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जूही मेरी है और मेरी ही रहेगी। इसके बाद ऋषि ने अपना हाथ जोर से मेज पर मारते हुए कहा, इनफ। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करिए। आपको समझ में क्यों नहीं आता? मैं जूही के साथ रहता हूँ, कब तक रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, उन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। और आपको क्या मालूम कि कंपनी स्टेबल है या नहीं? हाँ? ऋषि को इतना गुस्सा देखकर एक पल को इशिका सिंघानिया भी शांत हो गई और ऋषि के आखिरी सवाल का तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो बोली, मुझे जब ऋषि ने देखा कि इशिका सिंघानिया के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो उसने एक गहरी सांस लेकर उनसे कहा, सो जस्ट स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस। ऋषि अपनी बात कहने के बाद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, पर इशिका सिंघानिया आज बहुत बेचैन थी। उन्होंने जब से आज जूही और ऋषि को साथ में देखा था, तब से उनसे शांत बैठा ही नहीं जा रहा था। जूही अब उनकी आंखों का कांटा बन चुकी थी, जिसको वो जल्द से जल्द ऋषि की जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी। तो इशिका सिंघानिया कुछ पल शांत रही, पर फिर बोली, ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी जूही का काम है तो ठीक है, तुम उसे अभी अपनी जिंदगी से मत बाहर करो, पर यूं उसको बेकार के आराम भी मत दो, कुछ हमारे भी काम आने दो उसे। इशिका सिंघानिया की ये बात ऋषि को कुछ समझ नहीं आई। वो इशिका सिंघानिया की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। तो इशिका सिंघानिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जूही की अब तबीयत ठीक है, देखने में भी वो ठीक ठाक ही है, जीन्स सही होंगे उसके, तो क्यों ना तुम। इशिका सिंघानिया के इतना कहने पर ऋषि समझ गया था कि ये टॉपिक कहाँ जा रहा है, तो उसने दांत पीसते हुए इशिका सिंघानिया से कहा, स्टॉप, इनफ। पर इशिका सिंघानिया तो जैसे अपनी ही धुन में सवार थी। वो ऋषि के मना करने के बावजूद भी बोली, तुम जूही को अपने बच्चे की सरोगेसी मदर क्यों नहीं बना लेते? तुम्हें कुछ करने की या उसे छूने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन बहुत डेवलप्ड है, तुम्हें कुछ। इशिका सिंघानिया आगे और कुछ कह पाती, उससे पहले ऋषि ने सोफे के बगल में रखा वास उठाकर जमीन पर पटक दिया और वो गुर्रा कर बोला, नहीं, कभी नहीं। जूही ना मेरे बच्चे की माँ आज बनेगी और ना ही कभी फ्यूचर में। तो अब आप अपना मुंह बंद रखिए, वरना मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर बैठूंगा। इशिका सिंघानिया ने ऋषि को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। वो ऐसे ऋषि को देखकर थोड़ा घबरा गई, पर शांत नहीं हुई। ऋषि ये सोचकर बहुत डर गया था कि अगर मेरे एक बार मिलने से कृति की जान पर बना सकती है, तो जूही ने अगर मेरे बच्चे को पैदा किया तो उसके साथ क्या होगा। जूही को खोने के ख्याल से भी ऋषि के रोंगटे खड़े हो गए थे। इशिका सिंघानिया मन ही मन सोच रही थी, ऋषि कुछ भी कहे, पर जूही को ही ऋषि के बच्चे को जन्म देना होगा। जूही सबसे सही कैंडिडेट है इसके लिए। उसके ना आगे कोई है और ना ही पीछे। जब वो ऋषि के बच्चे को पैदा कर देगी, तो मैं उसको रुपए देकर रफा दफा कर दूंगी, और अगर उसने कोई तमाशा करने का सोचा भी, तो मैं उसको बड़े आराम से ठिकाने लगा दूंगी।
हाँ, अब मुझे उस जूही का सही इस्तेमाल समझ आया। इशिका सिंघानिया ने फिर एक बार ऋषि को समझाने की कोशिश की। वो बोली, ऋषि तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम किसी लड़की के साथ तो रह नहीं सकते, तो जूही को सरोगेट मदर बनाने में प्रॉब्लम क्या है? अगर जूही भी चली गई तो बेकार में सरोगेसी के लिए नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जानते हो कि इस बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक वारिस की जरूरत है। तो जो काम तुम्हें आगे जाकर करना ही है, तो आज क्यों नहीं? ऋषि ने इशिका सिंघानिया की बात सुनने के बाद उनकी ओर देखकर कहा, मैं जिससे प्यार नहीं करता उसके साथ मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगा। ऋषि के मुंह से प्यार की बातें सुनकर इशिका सिंघानिया का खून खौलने लगा, मानो वो पागल हो गई हो। उन्होंने ऋषि से ऊंची आवाज में कहा, बस ऋषि, पागल मत बनो। तुम्हारी किस्मत में प्यार नहीं है, कब समझ आएगा तुम्हें? हाँ, कितनी लड़कियों की जान लेने के बाद ये समझोगे तुम कि तुम्हारी किस्मत में अकेले रहना लिखा है? इशिका सिंघानिया की ऐसी बातें सुनकर ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया। ऋषि को ये बातें कहीं ना कहीं हमेशा से चुभती थी, पर अब जब वो अपनी जिंदगी जूही के साथ बिताना चाहता था तो ये बातें उसके दिल को चकनाचूर कर रही थी। ऋषि का सफेद पड़ा रहा चेहरा देखकर इशिका सिंघानिया ने अपनी टोन ठीक की और धीमे से ऋषि से बोली, ऋषि भूल जाओ सब कुछ, बस अपनी कंपनी पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा, हमें किसी और की जरूरत नहीं है ना? इशिका सिंघानिया की बातें सुनकर ऋषि का दम घुट रहा था। वो भाग जाना चाहता था अपने इस कर्ज से, इशिका सिंघानिया से, सबसे दूर। ऋषि ने इशिका सिंघानिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह पर अचानक से खड़ा हो गया और बिना इशिका सिंघानिया की ओर देखे बोला, इनफ, मैंने ये डिस्कशन दोबारा कभी नहीं करना। बहुत देर हो गई है, आप अपने कमरे में जाइए, मैं भी जा रहा हूँ। अपनी बात कहकर ऋषि अपने कमरे की ओर जाने लगा। इशिका सिंघानिया भी ऋषि को जाता देख अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और ऋषि के पीछे आने लगी। ये देखकर ऋषि अपनी जगह पर ही रुक गया और बिना पीछे मुड़े ही ऋषि ने कहा, स्टॉप, मेरे पीछे आने का सोचिएगा भी नहीं। आज आपने जो भी कहा है दोबारा मत कहिएगा और मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहिए। ऋषि का अल्टीमेटम सुनकर इशिका सिंघानिया अपनी जगह पर ही रुक गई। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, लगता है मैंने आज ऋषि को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया है। अब रुक जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बात बनने की जगह और भी बिगड़ जाए। इसके बाद ऋषि अपने कमरे की ओर जाने लगा और पीछे खड़ी इशिका सिंघानिया ऋषि को अपने से दूर जाता देखती रही। ऋषि के जाते ही मिसेस चंद्रा इशिका सिंघानिया के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने इशिका सिंघानिया से कहा, मैडम। मिसेस चंद्रा को देखकर इशिका सिंघानिया ने गहरी सांस ली। इशिका सिंघानिया को इतना दुखी देखकर मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम, ऋषि सर अभी गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। आप उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे कभी ऋषि की बातों का बुरा नहीं लगता, पर इशिका सिंघानिया अपनी बात कहते हुए बीच में ही रुक गई। ये देखकर मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम बुरा मत मानिएगा, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिसेस चंद्रा की इस बात पर इशिका सिंघानिया ने उनकी ओर देखकर कहा, मिसेस चंद्रा, आप कहिए जो आप कहना चाहती हैं। मैं जानती हूँ आप मेरा भला ही चाहती हैं। इशिका सिंघानिया के इतना कहने पर मिसेस चंद्रा बोली, मैडम, मुझे लग रहा है कि आप सर के साथ जल्दबाजी कर रही हैं। उन्हें वक्त दीजिए। आप उन पर इतना जोर देंगी तो कहीं इसका उल्टा असर ना हो जाए। मिसेस चंद्रा के इतना कहने पर इशिका सिंघानिया अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, मैं जानती हूँ, मैं आपकी बात समझ भी रही हूँ, पर आजकल एक अनजाना सा डर सताता है मुझे कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। ऋषि मुझसे दूर जाने वाला है। फिर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा का हाथ पकड़ लिया और बोली, मिसेस चंद्रा, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मैं ऋषि को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। आप तो जानती हैं कि ऋषि मेरी जीने की वजह है। मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। वो इशिका सिंघानिया को संभालते हुए कहने लगी, मैडम संभालिए अपने आप को। ऋषि सर कहीं नहीं जा रहे, वो आपके पास ही है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आप कुछ दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं घूम आती?
मिसेस चंद्रा के इस सजेशन पर इशिका सिंघानिया ने अपना सर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही अपने ऋषि के पास रहूंगी। वैसे ही उसे खोने का एक अजीब सा डर सता रहा है मुझे, उससे दूर जाकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा यहीं अपने ऋषि के साथ ही रहूंगी। इशिका सिंघानिया की ऐसी हालत देखकर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को संभालते हुए कहा, ठीक है मैडम, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, पर अभी आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वो मिसेस चंद्रा के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। आज शायद सिंघानिया बिला में सभी के मन में बेचैनी और उथल पुथल चल रही थी। इशिका सिंघानिया जहाँ ऋषि को होने के डर से पागल हो रही थी, वहीं ऋषि जूही से ना दूर जा पा रहा था, ना उसके करीब आ पा रहा। अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ था। जूही की हालत भी कुछ सही नहीं थी। ऋषि उसको कुछ सीधे सीधे बता नहीं रहा था और आधी अधूरी बातों को सुनकर जूही ने एक अलग ही कहानी बुन ली थी अपने मन में। जूही सोच रही थी, क्या ऋषि अभी अपने एक्स का इंतजार कर रहा है? और अगर वो सही नहीं हुई तो क्या ऋषि इशिका सिंघानिया की बात मानकर सरोगेसी से बच्चा पैदा करेगा? या कोई और बनेगी ऋषि के बच्चे की माँ? इस ख्याल से मेरा मन हो रहा है कि मैं ऋषि से जाकर कहूं कि अगर उसे बच्चा ही चाहिए तो कहीं और मत जाए, मैं हूं यहाँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऋषि, इस ख्याल बस्ते की कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमारे रास्ते अलग होंगे, मेरा जीने का मन नहीं करता। मुझे नहीं पता ऋषि कि कब तुम मेरे लिए इतने खास हो गए, पर अब तुम ही मेरे जीने की वजह हो। ये तीन लोग जो आज एक अनदेखी डोर से बंध गए थे, आखिर क्या लिखा है इनकी किस्मत? क्या ऋषि और जूही कभी अपनी झिझक और डर भुलाकर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे, या ऋषि और जूही का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या इशिका सिंघानिया अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया चाहती थी कि जूही ऋषि के बच्चे की सरगेट मदर बने, ताकि ऋषि और जूही के अलग होने के बाद उन्हें किसी और लड़की को ना ढूंढना पड़े। पर ऋषि जूही की जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो उसने इशिका सिंघानिया के सजेशन के लिए उन्हें साफ मना कर दिया था। कमरे में जूही का ऋषि से दूर जाने के ख्याल से भी बुरा हाल हो रहा था। ऋषि इशिका सिंघानिया से बात करने के बाद अपने कमरे की ओर जाता है। ऋषि ने अपने कमरे का दरवाजा धीमे से खोला। वो अंदर आया तो उसने देखा कि जूही बेड पर लेटी हुई है। जूही को देखकर ऋषि को लगा कि वो सो गई है, तो ऋषि दबे पांव जूही के पास आने लगा। बेड के पास आकर ऋषि रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, जूही, तुम मेरे इतने करीब होते हुए भी मुझसे कितनी दूर हो। मैं तुम्हें चाह कर भी छू नहीं सकता, तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह सकता और तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता। ये श्राप, ये मनहूसियत मेरी ही किस्मत में क्यों? पहले ये सब कुछ मुझे झूठा लगता था, मैं इसे गलत साबित करना चाहता था, पर अब मुझे इससे डर लगता है। कहीं इसकी भेंट तुम ना चढ़ जाओ। जूही, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। ऋषि ने फिर हल्के हाथों से जूही के गालों को सहलाया। ऋषि ने अपने ऊपर ही हंसकर सोचा, बस मैं चाहता हूं कि ये पल यही थम जाए, जहां तुम मेरे सामने हो और हम हमेशा साथ हो। फिर ऋषि ने जूही के गाल से अपना हाथ हटाते हुए खुद से कहा, बस यही रुक जा, बेकार के सपने मत पाल। जूही के लिए तुझे उससे दूर रहना ही पड़ेगा। ऋषि फिर जूही के पास से जाने ही वाला था कि जूही ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। जूही के इस एक्शन से ऋषि चौंक गया। उसे लगा था कि जूही सो गई है, पर जब ऋषि ने जूही की ओर देखा तो उसने पाया कि जूही की आंखें खुली हुई है। जूही भी ऋषि की ओर ही देख रही थी, बस शराब की वजह से उसकी आंखों में एक अलग ही नशा था। ऋषि ने अपना हाथ जूही के हाथों से नहीं हटाया। उसने जूही की आंखों में देखकर उससे पूछा, जूही, तुम जाग रही हो अभी? जूही ने ऋषि के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ऋषि से पूछा, ऋषि, तुम मुझसे नफरत करते हो क्या?
जूही की बात सुनकर ऋषि हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, नफरत? आखिर इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। ये कर्ज का चक्कर नहीं होता तो मैं और जूही कब के एक हो चुके होते। पर अगले ही पल जूही ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसीलिए तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते? क्यों तुम्हें किसी अनजान को अपने बच्चे की मां बनाना मंजूर है पर मुझे नहीं? क्यों? बोलो ऋषि, क्यों? जूही के इन सवालों को सुनकर ऋषि हैरान रह गया। उसने जूही से पूछा, जूही क्या कह रही हो? अभी भी नशे में हो क्या? जूही ने ऋषि की बात सुनकर उसकी उंगली को अपने दांत से काट दिया। जूही के छूने से ऋषि के बॉडी में करंट दौड़ गया। जूही अपने किए काम से बहुत खुश थी। उसने ऋषि को घूर कर कहा, अब सही हुआ तुम्हारे साथ, नहीं मैं नशे में नहीं हूं। फिर जूही ने ऋषि को कसकर गले लगा लिया और उसके शरीर को महसूस करने लगी। ऋषि को जूही को यूं देखकर न जाने क्या क्या इमेजिनेशंस आ रही थी कि उसकी आंखों में कंफ्यूजन की जगह आग जल उठी। ऐसी आग कि वो भी जूही को अपनी लपटों में जकड़ लेना चाहता था। ऋषि अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। उसने किसी तरह बड़ी मुश्किल से जूही से कहा, जूही तुम आग से खेल रही हो। ऋषि की बात सुनकर जूही ने ऋषि के चेहरे पर अपना हाथ प्यार से फेरते हुए उसके होंठों को छुआ और फिर कहा, नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं। जूही के हाथ को महसूस करते हुए ऋषि के सीने में लगी चिंगारी भड़कने लगी, पर ऋषि ने उस पर पानी फेरते हुए कहा, जूही तुम अब भी होश में नहीं हो, आग से मत खेलो, जल जाओगी। पर जूही तो जैसे किसी मिशन पर थी। उसने ऋषि की आंखों में देखकर कहा, और अगर मैं खेलना चाहूं, तुम्हारी आग में जलना चाहूं तो? जूही की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। ऋषि को ही पता था कि वो जूही के आसपास कितनी मुश्किल से खुद को संभालता था। कोशिश करता था कि जूही को छुए ना, उसे डराए ना, पर जूही का खुद से उसके करीब आना ऋषि के अंदर की आग को जगा रहा था। ऋषि अब भी कर्ज वाली बात से डरा हुआ था। उसने जूही के अपनी ओर बढ़ते जज्बातों को रोकना चाहा। ऋषि ने जूही को याद दिलाते हुए कहा, जूही मेरे पास मत आओ वरना चल जाओगी। ऋषि की बात सुनकर जूही बेड पर बैठ गई और उसने ऋषि की आंखों में देखकर कहा, ऋषि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जूही की इस बात पर ऋषि ने जूही के होंठों को सहलाते हुए पूछा, अच्छा? फिर ऋषि जूही के मुंह के बिल्कुल पास जाकर बोला, तो क्या कृति का एक्सीडेंट भी तुम्हें मेरे पास आने से डरा नहीं रहा है? तुम्हें डर नहीं लगता कि अगला नंबर तुम्हारा होगा? हाँ? ऋषि को उम्मीद थी कि बाकी सबकी तरह जूही भी उससे डर कर दूर चली जाएगी, पर जूही ने जो कहा उसे सुनकर ऋषि अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। जूही ने उससे कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, ना तुमसे और ना ही तुम्हारे पास आने से। मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सेफ रहूंगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऋषि किसी से कहता नहीं था, पर उसको अंदर ही अंदर ये डर हमेशा सताता था कि उसे अपनी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। इसीलिए उसने कभी जूही से अपने दिल की बात नहीं कही। आज भी ऋषि जूही के करीब जाना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, पर रुक गया क्योंकि उसे यकीन था कि जूही भी बाकी सबकी ही तरह कृति के बारे में सुनकर उससे डरने लगी होगी। पर अभी जूही का जवाब सुनकर ऋषि को यकीन नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, जो लड़की हर बात पर डर जाती है, छोटी छोटी बात पर आंसू बहाने लगती है, वो लड़की मुझसे, ऋषि सिंघानिया के कर्ज से नहीं डरती। उसे यकीन है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। पता नहीं जूही के इस विश्वास की वजह प्यार है या कुछ और, पर जूही का ये यकीन मेरे लिए अंधेरे को चीरती उस रोशनी की किरण की तरह है जो मुझे जीने का मकसद देती है।
मुझे खुद पर यकीन करने की वजह देती है। जूही, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरा विश्वास हो। ऋषि ने जब कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो जूही ऋषि का हाथ हिलाते हुए कहने लगी, ऋषि, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? जूही के पूछने पर ऋषि ने अपना मुंह खोला, पर वो कुछ कह नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर जूही से कहे क्या। ऋषि ने अपना मुंह खोलकर कहा, मैं। ऋषि की जिंदगी का आज वो पहला पल था जब उसके दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया था और जुबान लड़खड़ा रही थी। पर आज जूही ने ठान लिया था कि वो ऋषि को अपना बनाकर ही मानेगी। शायद वो शराब का नशा ही था या जूही के मन में लगी जलन की आग, जिसने जूही के अंदर आज इतनी हिम्मत भर दी कि उसने ऋषि से सीना ठोक कर कह दिया, ऋषि, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूं। आज शराब ने जूही के मन की बात को उसकी जुबान का रास्ता दिखा दिया था। ऋषि को खोने का डर जूही को कुछ भी कर गुजर जाने की हिम्मत दे रहा था। जूही का ऐलान सुनकर ऋषि सुन्न पड़ गया। जूही की बात ने जैसे ऋषि के अंदर सोए हुए अरमानों को जगा दिया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर जूही से पूछा, जूही, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? ऋषि के सवाल के जवाब में जूही ने ऋषि के गालों पर अपने हाथ रख दिए और उसकी आंखों में देखकर कहा, ऋषि, लेट्स गिव बर्थ। जूही का जादू ऋषि की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहा था। जूही के इतना कहने पर भी ऋषि ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तो जूही ने फिर से ऋषि से पूछा, ऋषि, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? जूही की बात सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने बड़ी मुश्किल से जूही से कहा, जूही प्लीज, तुम अभी होश में नहीं हो। ऋषि का ऐसा जवाब सुनकर जूही को लगा कि ऋषि उसे ठुकरा रहा है, पर आज जूही की सोच समझ पर शराब का ताला लगा हुआ था। जूही ने गुस्से में ऋषि से कहा, मुझे सब पता है, मैं बच्ची नहीं हूं जिसे तुम बहला लोगे। आज तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना कर रहूंगी, फिर तुम मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जा पाओगे। इतना कहते साथ ही जूही ने ऋषि को किस करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो ऋषि के अंदर जो थोड़ा बहुत बचा कुचा सेल्फ कंट्रोल था वो भी हवा हो गया। जूही को किस करना नहीं आता था, पर ऋषि जूही के इसी इनोसेंस पर तो मरता था। जूही को किस के बाद भी जब ऋषि की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो उसने ऋषि के होंठों पर जोर से काट लिया। ऋषि का मुंह इसके बाद अपने आप ही खुल गया और जूही अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुई। जूही ने इसके बाद अपने दोनों हाथ ऋषि के गले पर रखे और फिर वो दोनों बस एक दूसरे में जैसे खो गए। जूही की इस हरकत के बाद ऋषि जूही के इंटेंस फीलिंग्स को महसूस कर सकता था। इसके बाद ऋषि के आखिरी सेल्फ कंट्रोल ने भी उसका साथ छोड़ दिया और ऋषि ने जूही को कस कर पकड़ लिया। ऋषि ने फिर जूही को पैशनेटली किस किया। ऋषि के प्यार की आग जूही की जलन की आग को ठंडा कर रही थी, पर ऋषि जानता था कि जूही अभी होश में नहीं है और नशे की हालत में ही वो कुछ ऐसा करने की हिम्मत कर सकती थी। इसीलिए ऋषि को खुद को कंट्रोल करने में जितनी भी मुश्किल हो रही हो, पर वो किसी भी हालत में जूही को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके लिए जूही की हाँ सबसे जरूरी थी। तभी तो ऐसे माहौल में भी ऋषि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने हाफते हुए जूही से फिर एक बार पूछा, जूही, तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहती हो? पर जूही, वो तो बस आज ऋषि की बन जाना चाहती थी। तो जूही ने बिना कुछ बोले ही अपना जवाब ऋषि को दे दिया। जूही ने ऋषि की शर्ट के बटन एक एक करके खोलने शुरू कर दिए। ऋषि जूही की नादाओं पर फिदा हो रहा था। जूही ऋषि को ऐसे हक से टच कर रही थी जैसे सालों से उन दोनों के बीच ये इंटीमेट स्पेस रही हो। उसके मन और एक्शंस में किसी भी तरह की फिल्टर नहीं रह गई थी। इससे पहले भी वेडिंग नाइट के वक्त ड्रग के असर में जूही ने ऋषि के साथ ऐसा कुछ किया था,
पर उस वक्त भी ऋषि ने अपनी ओर बढ़ते जूही के हाथों को रोक दिया था। पर आज ना जूही को रोकने की ऋषि में हिम्मत थी और ना ही कोई इरादा। तो जूही का जवाब और इरादा समझने के बाद ऋषि फिर नहीं हिचकिचाया। तो क्या आज ऋषि और जूही पूरी तरह एक हो जाएंगे या फिर से इनके बीच कोई तीसरा आ जाएगा? कहीं नशा उतरने के बाद जूही को अपने किए पर कोई पछतावा तो नहीं होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जूही ऋषि के दूर जाने के ख्याल से भी डर गई थी। वो ऋषि को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती थी। तो जूही ने शराब के नशे में ऋषि से अपने दिल की बात कह दी थी। जूही ने ऋषि से कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूं। जिसे सुनकर ऋषि शॉक्ड हो गया था। ऋषि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कितने टाइम से जूही को चाहता था पर हमेशा कर्ज के डर से पीछे हट जाता था। पर आज जब जूही ने सामने से चलकर ऋषि की ओर अपने कदम बढ़ाए और उससे अपने दिल की बात कही तो पहले तो ऋषि शॉक्ड हुआ। फिर उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। पर जैसे ही उसकी एक्साइटमेंट खत्म हुई उसे हकीकत याद आ गई। ऋषि भी जूही के करीब जाना चाहता था। जूही के अपने तरफ बढ़ते हाथों को थाम लेना चाहता था। पर ऋषि के लिए जूही के प्यार से बढ़कर जूही की सेफ्टी थी। इसीलिए जूही के इतना करीब होते हुए भी ऋषि खुद को जूही के करीब जाने से रोक रहा था। इसीलिए अपनी बेल्ट की तरफ बढ़े जूही के हाथों को भी ऋषि ने रोक दिया था। पर शायद नशे की हालत में भी जूही ने ऋषि के डर और झिझक को भांप लिया था। इसीलिए जूही ने ऋषि को खुद से दूर नहीं जाने दिया। उसने ऋषि को करीब बुलाया और फिर जूही ने ऋषि के गालों पर अपने हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, ऋषि, क्यों तुम मुझसे दूर जा रहे हो? मत जाओ ना प्लीज, मेरे पास ही रहो ना। फिर जूही ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ऋषि, आई लव यू। मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता और ना ही तुम्हारे पास आने से। फिर कुछ रुककर जूही ने कहा, पर हाँ, तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही मेरी सांसें रुकने लगती है। प्लीज ऋषि, मुझे छोड़कर मत जाओ। जूही के दिल की बात सुनकर ऋषि के दिल का डर कहीं खो गया और ऋषि वो जूही में खो गया। ऋषि ने पहले जूही का हाथ अपने जोर से धड़कते हुए दिल पर रखा और फिर ऋषि ने जूही को चूम लिया। जूही अपनी नशीली आंखों से ऋषि को देख रही थी। जूही बिना कुछ कहे बस ऋषि की आंखों में देखती रही। फिर ऋषि ने जूही की आंखों में देखते हुए ही जूही के गालों को प्यार से सहलाया, जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती और उसके दिल के सबसे करीब हो, जिसे वो चाहता तो शिद्दत से था पर चोट पहुंचाने से भी डरता था। ऋषि जैसे जैसे जूही के करीब आ रहा था, जूही की सांसें तेज हो रही थी। जूही नर्वस थी, पर क्योंकि वो इस वक्त ऋषि के साथ थी तो वो एक्साइटेड भी थी। उसका दिल एंटिसिपेशन से भरा हुआ था। ऋषि ने जूही के शोल्डर पर किस किया। ऋषि के इस स्वीट टॉर्चर से इरिटेट होकर जूही ने ऋषि को रोक दिया। जब ऋषि को लगा कि जूही उसे आगे बढ़ने से रोक रही है, उतने में जूही ने ऋषि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। जूही ने ऋषि के माथे, गाल, नाक, लिप्स सबको प्यार किया। उसके बाद तो दोनों से ये स्लो एंड स्वीट टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ और पता नहीं किसने किसको पहले किस किया, पर दोनों इतने बेताब थे कि जल्दी कमरे से बेड के हिलने और तेज सांसों की आवाज आने लगी। जूही दर्द से कराहने लगी तो ऋषि ने मीठे बोलों से उसे शांत किया। फिर जूही का पेन प्लेजर में बदल गया और गुस्से और दर्द से शुरू हुई शाम ऋषि और जूही की जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात बन गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी मुंह पर पड़ने से जूही की नींद खुली तो उसने पाया कि उसके लोअर अब्डोमेन में दर्द था। तो जूही ने आंख बंद किए हुए ही अपने पेट पर हाथ रख दिया। तभी उसे अपने बगल से आवाज आई, डोंट टच, इट वुड बी फाइन।
ऋषि की आवाज अपने इतना करीब सुनकर जूही ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। ऋषि की मुस्कुराती हुई आंखें देखकर जूही को कल रात की सब बातें याद आ गई और जूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जूही ने मन ही मन सोचा, ओह माय गॉड, जो मुझे याद आ रहा है वो सच है क्या? क्या सच में मैंने ऋषि से कहा कि मैं उसके बच्चे की मां बनना चाहती हूँ? क्या ऋषि को पहले मैंने किस किया? सच है या कोई सपना? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ऋषि ने जूही के करीब जाकर उससे कहा, कुछ याद आया? ऋषि के सवाल पर जूही ने अपना सिर ना में हिला दिया। जूही को ऐसे देखकर ऋषि हंसने लगा और फिर बोला, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें बताकर नहीं बल्कि करके याद दिलाई जाती है। ऋषि की ये बात सुनते ही जूही ऋषि की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। जूही को अपनी ओर इतना क्यूटली देखते देख ऋषि ने धीमे से कहा, क्यों, क्या हुआ, रेडी? ऋषि की इस बात पर जूही ने अपना सिर ना में हिला दिया तो ऋषि ने जूही के होंठों को चूमते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो कुछ याद नहीं था? जूही ने चादर को कसकर पकड़ते हुए सोचा, बुद्धू जूही, तू फिर ऋषि की बातों में फंस गई। जब जूही ने ऋषि की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि ने जूही को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। ऋषि के हाथ जूही की बॉडी को सहलाने लगे। जूही से ये स्वीट टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ऋषि को रोकते हुए कहा, ऋषि, ये क्या कर रहे हो तुम? ऋषि नहीं रुका। उसने जूही के एयरलोब में बाइट करते हुए कहा, क्या तुम्हें कल की खूबसूरत रात की याद दिला रहा हूं? ऋषि की यह बात सुनकर जूही अपना कान सहलाने लगी और ऋषि की ओर घूर कर देखते हुए बोली, याद? तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए? ऋषि ने जूही को चुप करते हुए उसके होंठों पर किस कर लिया और बोला, मौका? पर कल तो कोई और मेरे बच्चे की मां बनना चाहता था, जिसके लिए उसने मुझे कस कर पकड़ लिया था और मेरे कपड़े। जूही ने ऋषि के इतना बोलते ही उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। जूही ने शर्माते हुए ऋषि से कहा, बस करो। जूही को यूं शर्माता देख ऋषि हंसने लगा और फिर वो जूही को हर जगह किस करने लगा। जूही भी ऋषि की बाहों में खोने लगी। ऋषि और जूही अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे कि किसी ने बाहर से नॉक किया। फिर ऋषिका सिंघानिया के दरवाजे के बाहर से आवाज आई, ऋषि, दरवाजा खोलो, नाश्ते का टाइम हो गया है, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। ऋषिका सिंघानिया की आवाज सुनते ही जूही चौंक गई और ऋषि से घबराते हुए कहने लगी, ऋषि, रुको। पर ऋषि नहीं रुका। उसने जूही को बाइट करते हुए कहा, फोकस। इससे पहले कि जूही ऋषि की आंखों में खोती, ऋषिका सिंघानिया की वापस से दरवाजे के बाहर से आवाज आई, जिसे सुनकर जूही ने ऋषि से धीमे से कहा, ऋषि, मिसेस सिंघानिया बाहर ही है। इस पर ऋषि ने जूही से हंसते हुए कहा, इसीलिए ये अपनी मीठी मीठी आवाज को थोड़ा धीमे। अपनी बात कहकर ऋषि वापस से मूव करने लगा और जूही के मुंह से आह निकल गया। फिर दिमाग में ऋषिका सिंघानिया का ख्याल आते ही जूही ने खुद को शांत करने के लिए ऋषि के शोल्डर को तेज से बाइट किया। इसके बाद जूही थक कर वापस से सो गई और ऋषिका सिंघानिया भी हार कर वापस चले गई। पर ऋषि ने ऋषिका सिंघानिया पर ध्यान नहीं दिया। उसने जूही के माथे पर प्यार से किस किया और मन ही मन सोचा, ऋषिका सिंघानिया की कल वाली हरकत के बाद मैं कभी उन्हें जूही के करीब नहीं आने दूंगा। बाद में जब जूही की नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। जूही को सबसे पहले उठते ही खाने की खुशबू आई। जूही ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने ऋषि का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। ऋषि को देखकर जूही भी खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। फिर ऋषि ने कहा, चलो जल्दी से खाना खा लो, यू नीड एनर्जी। जूही ने टेस्टी से खाने की ओर देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी ऋषि ने फिर से कहा, वरना कोई थोड़ी सी ही एक्सरसाइज में बेहोश हो जाता है। जूही को ऋषि के टोन से समझ नहीं आया कि ये ऋषि का कंसर्न है या टॉन्ट। तो जूही ने अपना मुंह गुब्बारे सा फुला लिया
जूही को ऐसे देखकर ऋषि मुस्कुराते हुए खाने की ट्रे जूही के पास ले आया और उससे कहने लगा, मुंह खोलो, देखो मैंने मिसेस चंद्रा से कहकर सब चीजें तुम्हारे मन की बनवाई है। ऋषि के इतना कहने पर जूही ने तिरछी नजर से प्लेट की ओर देखा, फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, हाँ सब कुछ सच में मेरे ही मन का है, पर ऋषि को कैसे पता चला? अब भी जब जूही ने कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने मजाक में कहा, वेल, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो नेक्स्ट टाइम तुम मेरी सर्विस का पूरा मजा नहीं ले पाओगी। अपनी लव मेकिंग की बात ऋषि के मुंह से सुनते ही जूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसको कल रात और सुबह की सारी एक्टिविटीज याद आ गई और साथ ही साथ इशिका सिंघानिया भी याद आ गई। इसके बाद जूही ने बड़ी आंखें करके ऋषि से पूछा, इशिका सिंघानिया का क्या हुआ? वो कमरे में आई थी क्या? ऋषि ने जूही को सूप पिलाते हुए कहा, तुम चाहती थी क्या कि वो हमारे कमरे में आए? जूही ने जल्दी से सूप गटका और कहा, नहीं, कभी नहीं। तो ऋषि ने हंसकर कहा, तो बस वो नहीं आई। ऋषि ने जूही को खाना खिलाते हुए मन ही मन सोचा, पिछली बार जब इशिका सिंघानिया ने कहा था कि वो दरवाजा खोलकर कमरे में आ जाएंगी, तब से मैं हमेशा रूम लॉक करके ही आता हूँ। उन्हें मैं अपनी और जूही की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करने दूंगा। ऋषि की बात सुनकर जूही ने चैन की सांस ली, फिर उसने ऋषि से कुछ सोचकर पूछा, वो कब गई थी? उन्होंने कुछ सुना तो नहीं? ऋषि ने अपना सिर हिलाकर कहा, पता नहीं, पर तुम क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने क्या सुना तो नहीं? ऋषि के छेड़ने पर जूही ने चिढ़कर कहा, ऋषि। तो ऋषि ने भी मुस्कुरा कर कहा, नहीं, यू डिड वेल। इशिका सिंघानिया को कुछ नहीं सुनाई दिया होगा। ऋषि के बताने पर जूही ने चैन की सांस ली और वो फाइनली ऋषि को देखकर मुस्कुरा दी। ऋषि ने भी जूही को गले से लगा लिया। जूही और ऋषि अपनी सभी मुश्किलों को भूलकर बस यूं ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये पल बस यही थम जाए, पर वक्त कहाँ कभी किसी के लिए रुका है जो वो आज रुकता। तो कुछ देर बाद ऋषि ने जूही को गले लगाए हुए ही कहा, जूही प्लीज वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। जूही भी ऋषि से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी, तो उसने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। ऋषि जूही के साथ तो हर पल रहना ही चाहता था, पर उसे जूही की सेफ्टी की भी चिंता थी। ऋषि मन ही मन सोच रहा था, अब जब मैं और जूही एक हो गए हैं तो जूही के ऊपर मेरी मनहूसियत का खतरा और भी मंडराने लगा है। पर जो भी हो, मुझे किस्मत से ही क्यों ना लड़ना पड़े, पर मैं जूही को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जूही को हर पल अपने साथ रखूंगा, अपनी आंखों के सामने उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जूही मेरा प्यार है, मेरे जीने की वजह है, मेरी जिंदगी है। क्या ऋषि जूही को सेफ रखने में कामयाब हो पाएगा? आखिर ऋषि के मनहूसियत के पीछे क्या राज छिपा है? क्या सच में ऋषि का कर्स भगवान की कोई सजा है या इंसान का रचा कोई घिनौना खेल? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि और जूही ने पहली बार साथ रात गुजारी थी। दोनों की जलन और इनसिक्योरिटीज बहुत हद तक कम हो गई थी, मगर फिर भी ऋषि को अब और भी ज्यादा डर सताने लगा था। ऋषि अपने मन ही मन खुद से जूही की सेफ्टी का वादा कर रहा था। उसने खुद से कहा, मैं अंधविश्वास में मानूं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त ये जरूरी नहीं कि मैं क्या सोचता हूं, क्या मानता हूं। जरूरी ये है कि जूही सेफ रहे। अब जब हम दोनों एक हो गए हैं, तो अगर कर्स जैसा कुछ भी है तो मैं उसे जूही को छूने भी नहीं दूंगा। मैं जूही को हमेशा सबसे छुपाकर, सबसे बचाकर अपने साथ रखूंगा। इसीलिए ऋषि ने जूही से पूछा, जूही, अब कर्स वाली बात तुमसे छुपी तो है नहीं, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स बढ़ा दूं और हम अपने रिश्ते की सच्चाई दुनिया से छुपा कर रहे, सबको यही लगने से कि अब हम भी करीब नहीं। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे साथ गलत होगा, पर मुझे अभी और कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता कि ये कर्स क्या है, किसी की साजिश या मेरी किस्मत की बदकिस्मती। तो जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता और तुम्हारी सेफ्टी का पूरा इंतजाम नहीं कर देता, तब तक क्या हम अपना ये रिश्ता, अपनी ये करीबी क्या दुनिया से छुपा कर रख सकते हैं?
ऋषि ने पहली बार जूही से अपनी दिल की बात कही थी, उससे उसकी राय पूछी थी। जूही तो इन्हीं बदलावों से बहुत खुश थी। जूही ने मन ही मन सोचा, आज ऋषि ने पहली बार मुझसे कुछ पूछा है, वरना तो वो मेरे लिए हमेशा खुद ही फैसले ले लेता था। जब कुछ देर तक जूही ने ऋषि की बात का जवाब नहीं दिया तो उसने जूही के गालों पर हाथ रखकर पूछा, ठीक है ना? जूही ने ऋषि की आंखों में अपने लिए परवाह देखी और शायद प्यार भी, तो जूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जूही का जवाब पाकर ऋषि बहुत खुश हुआ। उसने सोच लिया था कि उसे जिंदगी भर जूही से दूर रहकर ही उससे प्यार करना होगा, पर अब वो खुश था कि जूही उसके साथ थी और उनके प्यार ने अपनी उड़ान भर ली थी। जूही भी ऋषि का साथ पाकर 7वें आसमान में थी, पर तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये दरवाजे की आवाज जूही को अभिशाप सा लग रहा था, जो उसके और ऋषि की खुशियों में साया बनकर बैठा था। ऋषि को भी पता था कि ये इशिका सिंघानिया ही होंगी, तो उसने भी थक कर एक गहरी सांस ली। जूही और ऋषि दोनों ही अकेले में वक्त बिताना चाहते थे, पर वो इशिका सिंघानिया को अपने रिश्ते का सच भी नहीं बताना चाहते थे। तो जूही ने ऋषि का हाथ हिलाते हुए कहा, ऋषि, मिसेस सिंघानिया ही वापस से आई होंगी, क्या करे अब? उतनी देर भी तुमने दरवाजा नहीं खोला था, अब तो। जूही के कहने पर ऋषि ने कहा, हाँ, इस बार तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, वरना उन्हें शक हो जाएगा। फिर ऋषि बेड से उठ खड़ा हुआ और उसने जूही से कहा, तुम चादर ओढ़कर लेट जाओ, मैं मिसेस सिंघानिया को देखता हूँ। ऋषि के जाते ही जूही जल्दी से चादर सिर से ओढ़कर लेट गई। फिर ऋषि ने दरवाजा खोला तो उसके सामने मुस्कुराती हुई इशिका सिंघानिया खड़ी थी। ऋषि को दरवाजा खोलता देख इशिका सिंघानिया बहुत एक्साइटेड हो गई। वो ऋषि के करीब आना चाहती थी, पर ऋषि ने अपना हाथ आगे करके उन्हें रोक दिया। ये देखकर एक पल को इशिका सिंघानिया की मुस्कान गायब हो गई, पर अगले ही पल वो फिर मुस्कुराने लगी। ऋषि ने ब्लैक कलर का अरमानी सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इशिका सिंघानिया का ऋषि को देखकर उसे छूने का मन हुआ, पर वो जानती थी कि ऋषि अभी इसके लिए तैयार नहीं था, तो इशिका सिंघानिया ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, इतने साल मैंने ऋषि को देखकर अपने दिल को बहलाया है, आज भी यही सही। इशिका सिंघानिया बिना कुछ कहे बस ऋषि को देखे जा रही थी। इससे इरिटेट होकर ऋषि ने इम्पेशेंटली उनसे पूछा, आपको कुछ काम था क्या? ऋषि के सवाल करने पर इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, बस मैं तुम्हें देखने आई थी। तुम ठीक तो हो ना? ऋषि ने जवाब में कहा, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे क्या होना है, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? तो इशिका सिंघानिया ने कहा, नहीं बस वो तुम आज ब्रेकफास्ट करने नीचे नहीं आए थे ना, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। ऋषि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो मैं थोड़ा लेट तक सो गया था। ऋषि का जवाब सुनकर इशिका सिंघानिया ने कंसर्न्ड होकर पूछा, क्यों, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम तो कभी ज्यादा देर तक नहीं सोते हो। इशिका सिंघानिया आगे बढ़कर ऋषि का माथा छूना चाहती थी, पर ऋषि साइड हो गया, तो इशिका सिंघानिया ने अपना हाथ ऑकवर्डली पीछे हटा लिया। ऋषि ने अपना हाथ गेट पर रखते हुए कहा, नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो बस इतने दिनों से मैं ओवर टाइम कर रहा था तो उसी वजह से था, और कुछ नहीं है, अब सब ठीक है। ऋषि के चेहरे को एक बार देखने के बाद इशिका सिंघानिया ने कहा, हाँ, अभी तुम हमेशा से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। अगर रेस्ट करने से तुम इतना फ्रेश और खुश महसूस करते हो तो तुम्हें ये हर रोज करना चाहिए। इशिका सिंघानिया की ये बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा दिया। इशिका सिंघानिया को लगा कि ऋषि उसकी परवाह से खुश है, पर उन्हें क्या पता था, ऋषि को उसकी और जूही के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। फिर इशिका सिंघानिया ने कमरे में झांकने की कोशिश की, पर ऋषि उनके सामने आकर खड़ा हो गया, तो इशिका सिंघानिया चाह कर भी कुछ देख नहीं पाई। तो इशिका सिंघानिया ने ऋषि से ही पूछ लिया, जूही वो कहाँ है? वो भी ब्रेकफास्ट करने नहीं आई? ऋषि ने पोकर फेस बनाए हुए इशिका सिंघानिया से कहा, हाँ, मैंने नहीं खाया था तो वो कैसे खा सकती है? ये सुनकर इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, पर अब भी उनका शक दूर नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा, तो उसने मेरे दरवाजा नॉक करने पर भी गेट क्यों नहीं खोला? वो भी सो रही थी क्या? इस पर ऋषि ने कहा, नहीं, पर मैं सो रहा था, तो उसकी कहां इतनी हिम्मत कि मुझे सोते हुए डिस्टर्ब करे, इसीलिए उसने भी दरवाजा नहीं खोला होगा।
ऋषि की बात सुनकर इशिका सिंघानिया के दिल के सभी शक दूर हो गए। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन खुद से कहा, हाँ यही बात होगी। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रही थी। सुबह कमरे से कुछ तो आवाज आ रही थी, पर किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग अंदर क्या कर रहे हो। पर अब सब ठीक है। ऋषि बस सो रहा था, और ऋषि जैसे जूही को ट्रीट करता है, जूही जरूर कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी। गुड, वेरी गुड। ऋषि ने जब इशिका सिंघानिया को सब जवाब दे दिए तो उसने इशिका सिंघानिया से कहा, ओके, तो अब आप जाइए, मैं भी थोड़ी देर आराम करने के बाद ऑफिस चला जाऊंगा। अपनी बात कहने के बाद ऋषि ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। एक और बार अपने और ऋषि के बीच इतना बड़ा दरवाजा देखकर इशिका सिंघानिया का दिल पत्थर बन गया। उन्होंने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ऋषि मेरे प्यार को समझेगा, और तब कोई दीवार मुझे और ऋषि को एक होने से रोक नहीं पाएगी। तब तक सिर्फ मुझे ऋषि के साथ रहना है और उसे किसी के भी करीब नहीं जाने देना है। ऋषि कभी तो समझेगा कि उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। दरवाजा बंद करने के बाद ऋषि जूही के पास बेड पर आ गया। इशिका सिंघानिया के जाते ही जूही भी चादर हटाकर बेड पर बैठ गई। ऋषि के पास आते ही जूही ने उससे पूछा, क्या हुआ? इशिका सिंघानिया को हम पर शक तो नहीं हुआ? ऋषि ने जूही को देखकर स्टाइल से अपने एक आईब्रो ऊपर कर दी। फिर उसने कहा, मेरी बातों से मिसेस सिंघानिया को क्या ही पता चलता। तो जूही ने ऋषि की ओर देखकर सीरियसली कहा, मिसेस सिंघानिया भले ही हमेशा मुस्कुराती रहती हो, पर वो बहुत स्मार्ट है। वो जल्दी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। ऋषि भी जूही की इस बात से पूरी तरह सहमत था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आई नो, पर वो औरों के लिए है, मुझ पर वो आंख बंद करके विश्वास करती है। ऋषि का ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर जूही ने कहा, हाँ सही बात है, वो तुम पर अनकंडीशनल ट्रस्ट करती हैं और उतना ही तुमसे प्यार भी करती हैं। फिर जूही ने मन ही मन सोचा, इशिका सिंघानिया का बस चले तो वो ऋषि के साथ ही दिन भर बैठी रहे और उसे कोई काम ना करने दे। जूही की बात सुनकर ऋषि ने हंसते हुए कहा, क्यों, जेलस? जूही ने मुंह बनाकर ऋषि से कहा, मैं मिसेस सिंघानिया से क्यों जेलस होंगी? वो तुम्हारी माँ है। ऋषि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माय बैड, पर मैंने अभी तो संभाल लिया, पर शायद तुम बाद में संभाल ना पाओ। ऋषि की बात सुनकर जूही कंफ्यूज्ड हो गई। उसने ऋषि की ओर देखकर पूछा, क्यों? मैं भी इशिका सिंघानिया को कुछ नहीं बताऊंगी? ऋषि ने जूही के सवाल पर पहले तो हंस दिया, फिर वो जूही के करीब गया और उसके गले पर जोर से किस कर लिया। किस करने के बाद ऋषि ने जूही की आंखों में देखकर कहा, इसीलिए। जूही, जो ऋषि की आंखों में खोने लगी थी, उसने सबकॉन्शियसली ऋषि से पूछा, हाँ? ऋषि ने जूही को अपनी आंखों से इशारा करके बताया, ये मेरे प्यार की निशानी। ऋषि के बताने पर जूही ने अपने आप को देखा तो पाया कि उसकी बॉडी पर जगह जगह हिक्कीज थी। उन्हें देखकर जूही की आंखें फटी रह गई। जूही ने ऋषि की ओर देखकर घबराते हुए कहा, ये अब मैं क्या करूं? ऋषि, तुम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्या? ऋषि ने जूही के होंठों को चूमते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे सारे सेल्फ कंट्रोल की बैंड बजा देती हो। ऋषि की बात सुनकर जूही ने अपनी किस्मत को अपनाते हुए सिर हिला लिया, पर उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। जूही फिर ऋषि को हटाकर बेड से उतरने लगी, पर ऋषि ने उसे रोक दिया। ऋषि ने जूही को कस कर पकड़ते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही? जूही ने ऋषि के गले में हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं शीशे में तुम्हारे 8 देखने जा रही हूं। तो ऋषि ने जूही को रोक दिया। उसने जूही से कहा, नहीं, मेरे पास रहो, यहीं। ऋषि की बात सुनकर जूही ने कहा, ऋषि? तो ऋषि ने जूही को किस करके उससे पूछा, अच्छा तो मेरे साथ ऑफिस ही चलो। जूही ने ऑफिस चलने के लिए अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो ऋषि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अभी। ऋषि की बात पर जूही ने कंफ्यूज्ड होकर ऋषि से पूछा, अभी? ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस पर जूही ने घबराते हुए पूछा, पर अचानक कैसे? मैंने तो अभी कोई तैयारी भी नहीं की है। जूही भी इतने वक्त से सिंघानिया विला में ही रहकर परेशान हो गई थी। वो भी बाहर निकलना चाहती थी, तो अब वो खुद भी ऑफिस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर घबरा रही थी क्योंकि बहुत टाइम से वो वहां गई नहीं थी।
जूही के सवाल पर ऋषि ने उससे कहा, क्या तैयारी करनी है तुम्हें? तुम्हारे लिए मैंने सब पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, तुम बस रेडी हो जाओ। जूही ने एक्साइटेड होकर ऋषि से पूछा, अच्छा तो क्या काम होगा मेरा? ऋषि ने जूही की ओर देखकर कहा, मुझे खुश करना और मैं तुम्हें जन्नत का एहसास करवाऊंगा। ऋषि की बात समझते हुए जूही ने हंसकर ऋषि के हाथ में दांत काट लिया। क्या ऋषि जूही को हमेशा सेफ रख पाएगा या जूही और ऋषि के प्यार को किसी की नजर लग जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि और जूही अपनी दुनिया में साथ में खुश थे, मजाक मस्ती में बिजी थे। ऋषि ने जूही से साथ ऑफिस चलने को कहा। जूही ने ऋषि का हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर अभी पहले छोड़ो मुझे। ऋषि ने जूही को बाहों में भरते हुए कहा, नहीं। क्यों? जूही ने हंसते हुए ऋषि से कहा, अरे मुझे वॉशरूम जाकर पहले तुम्हारी आर्ट देखनी है, उसको किसी तरह मेकअप से छुपाऊं, वरना मैं इशिका सिंघानिया की तेज नजरों से बच नहीं पाऊंगी। जूही की ये बात सुनकर ऋषि ने उसे जाने दिया और मुंह बनाते हुए कहा, ओके, पर जल्दी आना, आई एम वेटिंग। जूही हंसते हुए वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जूही ने बहुत कोशिश की, पर वो ऋषि की दी हुई हिक्कीज को पूरी तरह कवर नहीं कर पाई, तो जूही हार मानकर अपने क्लोजेट में कपड़े देखने लगी। पिछली बार इशिका सिंघानिया से बात होने के बाद उन्होंने मिसेस चंद्रा से कहकर जूही के लिए बहुत से कपड़े भिजवा दिए थे। इशिका सिंघानिया के भिजवाए हुए सभी कपड़े डिजाइनर थे, लेटेस्ट ट्रेंड के थे और ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव थे। जूही ने अपने लिए एक लॉन्ग ड्रेस चूज की और फिर उससे मैचिंग स्कार्फ भी निकाला। जूही ने स्कार्फ को हाथ में पकड़कर सोचा, अरे ये स्कार्फ कहीं वियर्ड तो नहीं लगेगा ना? पर क्या कर सकते हैं, हिक्की दिखाने से तो यही अच्छा है। जूही अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि क्लॉक रूम का दरवाजा खोलकर ऋषि अंदर आ गया। ऋषि को देखकर जूही ने चीखते हुए अपनी ड्रेस कसकर पकड़ ली और ऋषि से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? ऋषि ने दरवाजे से ही टिककर जूही को ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। जूही ऋषि की नजरों को समझ रही थी। ऋषि ने फिर जूही को अपनी बाहों में भर लिया। जूही ने ऋषि को रोकते हुए कहा, ऋषि हमें ऑफिस जाना है। तो ऋषि ने जूही के एयरलोप में किस करते हुए कहा, हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। जूही और कुछ कह पाती उससे पहले ऋषि उसे किस करने लगा। फिर ऋषि के हाथ जूही के बदन को सहलाने लगे और दोनों प्लेजर की पीक पर पहुंच गए। जूही ने हाँफते हुए ऋषि के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। फिर ऋषि जूही को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया। जूही ने जल्दी से अपने आप को चादर से ढक लिया। फिर जूही ने ऋषि से घूर कर पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी करोगे? तो ऋषि ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ वो देखो, एग्जैक्टली 1 घंटा, जल्दी ही तो है। जूही ने मुंह बनाते हुए कहा, ये जल्दी है? ऋषि जूही की इस बात पर उसके करीब आकर बोला, हाँ, तुम आज की सुबह भूल गई क्या? वैसे भी तुम्हें याद दिला सकता हूं। फिर ऋषि ने टाइम देखकर कहा, वेल, रात में कैसा रहेगा? जूही ने ऋषि की बात सुनकर कहा, शेमलेस। फिर जूही ने ऋषि से पूछा, ऋषि तुम हमेशा इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो? थकते नहीं क्या? आर यू इवन ह्यूमन? जूही की बात सुनकर ऋषि हंसता हुआ जूही से कहने लगा, तुम बताओ मैं ह्यूमन हूं या नहीं? आखिरकार तुम ही तो मेरे साथ रात दिन रहती हो। ऋषि की बात सुनकर जूही ने ऋषि की ओर घूरते हुए कहा, नहीं, तुम इंसान नहीं हो। फिर जूही ने अपनी हालत देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, देखो क्या किया तुमने, अभी तक मैं तैयार हो गई होती, बट अब तुम्हारी वजह से मैं अभी तक यहीं अटकी हुई हूं। जूही को इतना थका हुआ देखकर ऋषि ने खुद से सवाल किया, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया क्या? ये सोचकर ऋषि ने जूही से कहा, जूही अगर तुम ज्यादा थक गई हो तो आज तुम यहीं रुक जाओ, फिर कल से ऑफिस आ जाना। पर जूही ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ बहुत बोर हो जाती हूँ, रुको थोड़ा, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। इतना कहकर जूही ने इधर उधर देखा। फिर उसे याद आया कि उसके कपड़े तो क्लॉक रूम में ही रह गए हैं।
तो जूही ने ऋषि की ओर देखकर कहा, वो मेरे कपड़े क्लॉक रूम में ही रह गए हैं। जूही की बात सुनकर ऋषि उठ खड़ा हुआ और बोला, तो मैं अभी ले आता हूं। इतना कहकर ऋषि क्लॉक रूम की ओर चला गया। द ग्रेट ऋषि सिंघानिया को ऐसे देखकर जूही मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतने में ऋषि जूही के कपड़े ले आया। जूही ने ऋषि से कपड़े ले लिए और फिर वो उन्हें पहनने ही जा रही थी, पर तभी ऋषि को अपनी ओर एक प्रेडेटर की तरह देखता देख जूही ने मन ही मन सोचा, नहीं, इसके सामने मैं वापस से कपड़े नहीं बदलूंगी। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कभी ये क्या करने लगे और मैं आज फिर घर से निकल ही ना पाऊं। तो जूही ने ऋषि से कहा, ऋषि, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूं, तुम घूम कर खड़े हो और मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। जूही के कहने पर ऋषि घूम गया। ऋषि के घूमने के बाद जूही ने अपनी ब्रा उठाई और उसे पहनने का ट्राई करने लगी, पर जूही थोड़ा थका हुआ फील कर रही थी। उसे अपनी ड्रेस पर लगी बैग जिप बंद करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी जूही किसी तरह अपनी ड्रेस की जिप बंद करने का ट्राई कर रही थी कि उतने में ऋषि मुड़कर उसकी ओर देखने लगा। जूही ने चीख कर ऋषि से कहा, ऋषि, मैंने कहा था ना कि तुम पीछे नहीं मुड़ोगे। ऋषि ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए जूही से कहा, हाँ सॉरी, बट इतना टाइम हो गया था कि मुझे लगा कि तुम अब तक तो रेडी हो ही गई होगी। जूही ने गुस्से से ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हाँ तो किसकी गलती है ये? जूही की बात सुनकर ऋषि ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, सॉरी बाबा, मेरी ही गलती है, तो क्यों ना मैं इसे सुधारूं? जूही ने अपनी आंखें कंफ्यूजन में छोटी कर ली और ऋषि से पूछने लगी, और वो कैसे? ऋषि मुस्कुराकर जूही के पास आ गया और उसने जूही की ड्रेस की जिप बंद करते हुए कहा, ऐसे। जूही ने ऋषि को शौक में देखकर पूछा, तुम द ग्रेट ऋषि सिंघानिया मुझे ड्रेसअप करोगे? ऋषि ने अपना सिर सीरियसली हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। जूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं समझ रही हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। ऋषि ने इनोसेंटली कहा, नहीं, मैं ऐसा वैसा अभी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमें ऑफिस जाने को लेट हो रहा है ना, और अगर अभी लेट होगा तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा और फिर मेरी वाइफ मुझे मिस करेगी। ऋषि की चीजें बातें सुनकर जूही सरप्राइज्ड हो गई और ऋषि इसी बात का फायदा उठाकर जूही के पास बेड पर आकर बैठ गया। और जूही कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही ऋषि ने जूही को बड़े ही एहतियात के साथ कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जूही तैयार होकर ऋषि के साथ नीचे आ गई। जूही की बॉडी अब भी सोर थी और उसे चलने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जूही इशिका सिंघानिया से अपनी हालत के बारे में लाख छुपाना चाहे, हिक्की को कितना भी कंसील कर ले, पर जूही अपनी चाल को कैसे बदलती? जूही को ऑकवर्डली चलता देख इशिका सिंघानिया ने जूही से पूछा, जूही क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? तुम आज घर पर ही रेस्ट कर लो। पर जूही ने अपना हाथ हिलाकर कह दिया, नहीं थैंक यू मिसेस सिंघानिया, पर मैं ठीक हूँ। क्योंकि इशिका सिंघानिया का पूरा ध्यान ऋषि के ऊपर था तो उन्होंने जूही की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो जूही उनके सवालों से बच गई। इशिका सिंघानिया ने ऋषि के चमकते हुए चेहरे को देखकर कहा, ऋषि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। ऋषि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इतने दिनों से ओवरटाइम करके मैं थक गया था, तो आज आराम करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। ऋषि की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम यूं ही घर आ जाया करो। इशिका सिंघानिया को लगा कि शायद ऋषि आज भी घर वापस आ जाए, तो उन्होंने ऋषि से पूछा, तो ऋषि आज वापस आओगे या वहीं ऑफिस में रुकोगे? ऋषि ने इशिका सिंघानिया से कहा, देखता हूं, अभी कुछ पता नहीं है, आप मेरा इंतजार मत करिएगा। ऋषि का जवाब सुनकर इशिका सिंघानिया को लगा कि ऋषि आज भी ओवरटाइम करेगा, तो उनका चेहरा लटक गया। ऋषि और इशिका सिंघानिया को आपस में बात करता देख जूही ने सोचा, चलो मैं ही पहले बाहर चली जाती हूँ, आज वैसे में मुझे चलने में काफी टाइम लग रहा है, ऋषि मिसेस सिंघानिया से बात करने के बाद खुद ही बाहर आ जाएगा। इतना सोचकर जूही हॉल से बाहर चली गई। बाहर विनय कार के पास खड़ा होकर ऋषि का इंतजार कर रहा था। ऋषि ने फिर अपनी गाड़ी देखकर कहा, ठीक है, अब आप आराम करिए, मैं चलता हूँ। ऋषि अपनी बात कहकर बाहर जाने ही वाला था कि उतने में ऋषि को जूही की चीख सुनाई दी। जूही की चीख सुनकर ऋषि घबरा कर बाहर की ओर भागा।
बाहर जाकर उसने देखा कि जूही विनय की बाहों में थी। हुआ यूं था कि जूही ठीक से वैसे भी चल नहीं पा रही थी और गाड़ी के पास जूही का पैर फिसल गया था तो जूही की चीख निकल गई थी और वो गिरने ही वाली थी कि विनय ने आकर उसे संभाल लिया। ऋषि के आते आते जूही विनय से दूर हट गई थी। फिर उसने विनय को मुस्कुराकर थैंक यू कहा। ऋषि ने पहले जूही के करीब जाकर उससे पूछा, तुम ठीक हो? तो जूही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर ऋषि विनय के उस हाथ को घूरने लगा जिसने जूही को छुआ था तो विनय के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। विनय ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अभी मैं बाल बाल बच गया हूँ, पर कुछ हुआ तो है नहीं। इशिका सिंघानिया ऋषि के पीछे भागकर जाना चाहती थी पर उनको अपनी एलिगेंट और ग्रेसफुल इमेज का भी तो ख्याल रखना था तो वो धीमे धीमे चलकर बाहर आ रही थी। अगर इशिका सिंघानिया जल्दी आती तो शायद वो ऋषि का घबराया हुआ चेहरा देख लेती और वो जूही और ऋषि के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब तक इशिका सिंघानिया बाहर पहुंची, ऋषि, जूही और विनय तीनों ही सीधे खड़े थे। इशिका सिंघानिया ने बाहर पहुंचकर जूही से पूछा, क्या हुआ? अभी हमें तुम्हारी चीख सुनाई दी। जूही कुछ कहती उससे पहले ऋषि ने कहा, कुछ नहीं, अभी अभी एक पिग गिरने वाला था, मैं उसे ही देखने आया था। ऋषि के मुंह से पिग सुनकर जूही उसे घूरने लगी पर क्योंकि इशिका सिंघानिया भी वही खड़ी थी तो जूही ने ऋषि से कुछ कहा नहीं। जूही ने मन ही मन सोचा, पिग? मैं पिग? तो ऋषि तुम वुल्फ हो। अभी इशिका सिंघानिया यहाँ नहीं होती तो मैं बताती तुम्हें। जूही को खुद को गुस्से से घूरता देख ऋषि से रहा नहीं गया और वो हंस दिया। ऋषि ने मन ही मन सोचा, हाउ क्यूट, मेरी वाइफ गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है। जूही और ऋषि की ये प्यार भरी नोक झोंक किसी के कानों में शीशे से पिघल रही थी। इशिका सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी बंद कर सोचा, ये ऋषि जूही के साथ मजाक क्यों कर रहा है? इनका रिश्ता इतना करीब कब हो गया? इन दोनों को देखकर कपल वाला फील तो नहीं आता पर ये पहले जितने दूर भी नहीं लगते। दोस्त, हाँ, दोस्त जैसे लग रहे हैं। ये प्रोग्रेस कब हुई? दिमाग में ख्याल आते ही इशिका सिंघानिया जूही की ओर देखने लगी। नजरों से किसी का कत्ल हो सकता तो जूही कब का मिट्टी का ढेर बन चुकी होती। जूही और ऋषि की बढ़ती नजदीकियों को देखकर इशिका सिंघानिया का अगला कदम क्या होगा? क्या जूही और ऋषि का प्यार इशिका सिंघानिया की नफरत और जलन की भेंट चढ़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि ने जूही को छेड़ते हुए मजाक में उसे पिक कह दिया था पर ऋषि और जूही की बढ़ती नजदीकियां इशिका सिंघानिया की आंखों से छुप नहीं पाई। इशिका सिंघानिया ने गुस्से भरी नजरों से जूही की ओर देखा। जूही के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जूही ने अपने हाथ मलते हुए इशिका सिंघानिया की ओर तिरछी नजरों से देखा। कुछ बातें होती हैं जो आप बता नहीं सकते और ना ही उनका कोई सबूत होता है, बस आप उन्हें महसूस कर सकते हो। तो जूही को भी वही एहसास हो रहा था जिसे कुछ लोग सिक्स सेंस भी कहते हैं। जूही का दिमाग बार बार उसे इशिका सिंघानिया से सावधान रहने की वार्निंग देता था। कहता था कि वो जैसी है वैसी दिखती नहीं है और जो है उसका किसी को पता नहीं है। इतने में इशिका सिंघानिया ने जूही से प्यार से पूछा, जूही, तुम ठीक तो हो ना? अगर नहीं तो आज घर में ही रुक जाओ। पर जूही को इशिका सिंघानिया से कोई भी वार्मथ महसूस नहीं हुई। जूही ने अपना सिर हिलाकर उनसे कह दिया, नहीं, मैं ठीक हूं, थैंक यू। फिर इशिका सिंघानिया ने मुड़कर ऋषि से कहा, ऋषि, ऑफिस में जूही का ख्याल रखना। ऋषि ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं क्या जूही का ख्याल रखूंगा? वो इतनी स्टूपिड है, वो खुद अपना देख लेगी। ऋषि की बात सुनकर इशिका सिंघानिया को लगा कि अब भी ऋषि और जूही बहुत करीब नहीं है तो वो कुछ रिलैक्स हो गई। इशिका सिंघानिया ने ऋषि के हाथ को छूते हुए कहा, ऋषि, जूही हमारी गेस्ट है, ऐसा मत कहो। ऋषि ने फिर अपना सिर हिलाकर इशिका सिंघानिया से कहा, अच्छा, अब आप अंदर जाइए, हम भी ऑफिस जा रहे हैं। इशिका सिंघानिया ने ऋषि की बात सुनकर ठीक है कह दिया। इसके बाद जूही और ऋषि कार में बैठकर सिंघानिया विला से बाहर चले गए। जैसे जैसे ऋषि की गाड़ी सिंघानिया विला से दूर जा रही थी वैसे वैसे इशिका सिंघानिया के चेहरे की मुस्कान गायब होती जा रही थी।
इशिका सिंघानिया ने कुछ देर बाद कहा, मिसेस चंद्रा। इशिका सिंघानिया के आवाज देने पर मिसेस चंद्रा उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया से कहा, जी मैडम। मिसेस सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा की ओर देखा और उनसे पूछा, आपको क्या लग रहा है? क्या इन दिनों जूही और ऋषि पहले से करीब लग रहे हैं? मिसेस चंद्रा ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हाँ, मिस जूही और ऋषि सर का रिश्ता पहले सा तो नहीं रहा। पहले दोनों अजनबी थे, पर अब कुछ तो करीब लगते हैं। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने मुस्कुरा दिया, पर इस मुस्कुराहट में ना खुशी थी और ना ही वार्मथ। ये मुस्कान बहते पानी को भी जमा दे। इशिका सिंघानिया को ऐसे देखकर मिसेस चंद्रा ने धीमे से कहा, मैडम, इंसान जज्बातों से भरा होता है, तो इतने दिनों से साथ रहने के बाद उनका कुछ करीब आना तो नॉर्मल है। हर पल साथ रहने के बाद दो अजनबी भी दोस्त बन ही जाया करते हैं। और मिस जूही तो है भी भोली, इधर उधर नहीं करती, सो सर को उन्हें नापसंद करने की कोई वजह भी तो नहीं है। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, हाँ, वो भी सिर्फ दोस्त है, पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कपल? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तो इस पर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया से पूछा, तो अब आप क्या करना चाहती हैं? जब मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को गहरी सोच में डूबा देखा तो वो बोली, क्या आप पिछली बार की तरह मिस जूही का कार एक्सीडेंट करवाना चाहती हैं? इशिका सिंघानिया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर मिसेस चंद्रा ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैडम, ऐसा जरूरी नहीं कि हम कुछ करें और बार बार बच जाए। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला था कि ऋषि सर ने अब भी मिस जूही के एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना बंद नहीं किया है। वो ट्रक ड्राइवर के पीछे अब भी लगे हैं और उन्हें डोनेशन का पता भी चल गया। मिसेस चंद्रा की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया घबरा गई। उन्होंने पूछा, फिर? तो मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को कंफर्ट करते हुए कहा, मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, सब हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि हमने नाम फेक दिया था तो वो हम तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये सुनकर इशिका सिंघानिया ने चैन की सांस ली। मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को समझाते हुए फिर कहा, पर मैडम, इससे साफ है कि ऋषि सर को कर्स वाली बात अब भी विश्वास नहीं है उस पर। तो अगर ऐसे में हमने मिस जूही पर फिर से हमला करवाया तो दिक्कत हो सकती है। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने कहा, पर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया का हाथ पकड़कर कहा, मैडम, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, पर अभी मिस जूही और ऋषि सर का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित है, तो अभी आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ऋषि सर को भनक भी लग गई कि एक्सीडेंट के पीछे आपका हाथ था, तो आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और आपकी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया सोच में पड़ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, हाँ, मिसेस चंद्रा सही ही कह रही है। मैं अपनी जल्दबाजी के चलते ऋषि को खो नहीं सकती, पर अगर ऋषि और जूही सच में करीब आ गए तो? इशिका सिंघानिया को परेशान देखकर मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम, आप चिंता मत करिए, मैं मिस जूही और ऋषि सर पर नजर रखूंगी। अगर उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा तो हम अपना काम करेंगे और मिस जूही को ऋषि सर की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। तब तक आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मिसेस चंद्रा की बातें सुनकर इशिका सिंघानिया का दिल कुछ शांत हुआ, तो उन्होंने मिसेस चंद्रा को देखकर कहा, थैंक यू मिसेस चंद्रा, अगर आप नहीं होती तो मैं कितनी अकेली पड़ जाती। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर मिसेस चंद्रा ने अपना सर झुकाकर कहा, नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरी मालिक हैं, आपको सर्व करना ही मेरा कर्म है। तो इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा का हाथ पकड़कर उनसे कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए, आप मेरी नौकर नहीं बल्कि दोस्त हैं। मिसेस चंद्रा को देखकर इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, सच में सालों पहले मिसेस चंद्रा की मदद करने का मेरा फैसला मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था।
इशिका सिंघानिया ने जब मिसेस चंद्रा को अपना दोस्त कहा तो ये बात मिसेस चंद्रा के दिल को छू गई, पर उन्होंने फिर भी इशिका सिंघानिया से कहा, नहीं मैडम, मैं सिर्फ आपकी नौकर हूं। मिसेस चंद्रा का पक्का इरादा देखकर इशिका सिंघानिया ने आगे कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दी। तो मिसेस चंद्रा ने बीती बातें याद करते हुए कहा, मैडम, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मैं पहली बार इस घर में नौकर बनकर आई थी। तब क्या ही था मेरे पास, मैं एक 40 बरस की अकेली औरत बस इस शहर में काम की तलाश में आई थी। मेरा बेटा था मेरे साथ, पर रुपए कमाने की होड़ में ऐसी भिड़ी कि उस पर भी ध्यान न दे पाई, और समय के साथ मेरा बेटा चोरी चकारी और मारपीट में उतर गया। उसका अंजाम यह हुआ कि किसी ने उसको चाकू भोंक दिया और उसकी जान पर बनाई। उस वक्त उसके इलाज के लिए बहुत रुपयों की जरूरत थी, पर मैं गरीब कहां से इतना पैसा लाती, तो मैंने ऋषि सर के पिता रणधीर सिंघानिया के यहाँ से चोरी कर ली। पर मुझ बेवकूफ को उस वक्त कहां अमीरों के सामान की असली कीमत मालूम थी, तो मैंने घर में पड़ी सभी कीमती बर्तन और पेंटिंग्स को छोड़कर रणधीर साहब की माँ की आखिरी निशानी चुरा ली। मैं उस वक्त इस बात से बेखबर थी कि रणधीर साहब अपनी माँ की उस निशानी की हर दिन सफाई करते थे, तो मेरी चोरी उन्होंने तुरंत ही पकड़ ली, और उसके बाद तो उन्होंने मुझे अपने बॉडीगार्ड्स के हाथों मरवाने का ऑर्डर दे ही दिया था। इतनी बात कहने के बाद मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर कहा, पर मैडम, उस वक्त आपने आकर मुझे बचा लिया। मैं इस बात के लिए जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। इशिका सिंघानिया ने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। फिर इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, हाँ, आज भी मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब रणधीर ने मिसेस चंद्रा को मारने का ऑर्डर दिया था। मेरी नई नई शादी हुई थी तब, और तब मैं आज जितनी कठोर नहीं थी। किसी को इतनी बुरी तरह मार खाता देख मुझे तरस आ गया था। अगर आज ऐसा कुछ होता तो मैं उसे नजरअंदाज कर देती, पर तब वक्त अलग था, और मैं भी। तो बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद मैंने मिसेस चंद्रा की मरहम पट्टी की, और उनकी कहानी जानने के बाद उनके बेटे के लिए हॉस्पिटल में रुपए भी भिजवाए थे, पर तब तक मिसेस चंद्रा का बेटा समय पर इलाज ना पाने की वजह से मर चुका था। उसके बाद मिसेस चंद्रा की तबीयत और खराब होने लगी, तो मैंने इनका इलाज करवाया और फिर अपनी पर्सनल सर्वेंट बनाकर उन्हें सिंघानिया विला में वापस ले आई। बाद में रणधीर ने भी ध्यान नहीं दिया कि घर में कौन नौकर है और कौन नहीं। फिर रणधीर के मरने के बाद मैंने सिंघानिया विला अपने अंडर कर लिया और मिसेस चंद्रा यहाँ की हेड सर्वेंट बन गई, और आज वो मेरी राजदार है, जो मेरे हर बड़े छोटे काम में शामिल होती है, और मैं जानती हूँ कि मिसेस चंद्रा मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इशिका सिंघानिया को ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम, चलिए अंदर चलते हैं, अब आप भी आराम कर लीजिए। इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों अंदर आ गई। अंदर पहुंचकर मिसेस चंद्रा ने कुछ सोचकर इशिका सिंघानिया से कहा, मैडम, आपको मिस जूही की सौतेली बहन याद है? मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने अपना दांत पीसते हुए कहा, हाँ, उस जैसी चिपस्टर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे ऋषि के पीछे लगने की? है क्या वो? औकात क्या है उसकी? मिसेस चंद्रा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैडम। फिर कुछ रुककर मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि जब मिस जूही का पॉइजन वाला मैटर कुछ ठंडा हो जाएगा तब आप मिस रिया को सबक सिखाएंगे? तो मिसेस चंद्रा का इशारा समझने के बाद इशिका सिंघानिया की आंखों में एक चमक आ गई। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, ये मिसेस चंद्रा ने अच्छा याद दिलाया। मैं अभी जूही को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वरना ऋषि को तुरंत मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो दिन भर ऋषि के साथ ही रहती है। पर रिया का केस अलग है। वो एक तो ऋषि के साथ नहीं रहती, और दूसरा ऋषि उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं करता। तो रिया को अगर कुछ हो भी जाएगा तो ऋषि और जूही कभी उस बात की तह तक नहीं जाना चाहेंगे। तो मेरे लिए कोई खतरे की बात नहीं होगी, और मुझे कहीं अपना गुस्सा निकालने को भी मिल जाएगा। रिया, तुम्हें मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरे ऋषि पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। ये सब सोचकर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा की ओर देखकर हंस दिया, और मिसेस चंद्रा का हाथ थपथपाते हुए बोली, वेल डन मिसेस चंद्रा,
मेरी तरफ से उस चुड़ैल को सबक सिखाइए। इशिका सिंघानिया का ऑर्डर पाते ही मिसेस चंद्रा ने कहा, यस मैडम। इशिका सिंघानिया प्रिया के साथ क्या करने वाली थी? क्या होगा जूही का जब इशिका सिंघानिया को उसके और ऋषि के रिश्ते का सच मालूम होगा? क्या ऋषि वक्त रहते जूही को इशिका सिंघानिया से बचा पाएगा? क्या ऋषि और जूही कभी इशिका सिंघानिया का सच जान पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया जूही और ऋषि की बढ़ती दोस्ती को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो तो जूही का एक्सीडेंट भी करना चाहती थी, पर मिसेस चंद्रा ने ये कहकर उन्हें रोक दिया था कि इतनी जल्दी जल्दी एक्सीडेंट करने से कहीं ऋषि को ना भनक पड़ जाए। ऐसे में उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने जूही को तो नुकसान पहुंचाने का इरादा छोड़ दिया था, मगर अब उन्होंने रिया को अपने गुस्से का शिकार बनाने का फैसला ले लिया था। दूसरी तरफ इशिका सिंघानियों की साजिशों से बेखबर जूही और ऋषि कार में बैठकर सिंघानिया कॉर्पोरेशन जा रहे थे। जूही अब भी ऋषि की पिग वाली बात से नाराज थी, तो वो ऋषि के दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठी थी। जूही को साइड से देखकर ऋषि ने मन ही मन सोचा, वाह, मेरी बीवी कितनी सुंदर है। जिस एंगल से भी देखो वहीं से खूबसूरत लगती है। मैंने पहले कभी ये चीज नोटिस क्यों नहीं की? पर कोई नहीं, आगे से मैं कुछ नहीं भूलूंगा। फिर जूही को यूं नाराज देखकर ऋषि ने हंसते हुए कहा, जूही, जूही। ऋषि के बुलाने पर जूही ने मुंह घुमाए हुए ही कर दिया। जूही से रिएक्शन पाने के बाद ऋषि ने कहा, लगता है मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई थी। किसी में अभी भी नाराज रहने की ताकत है। जूही ने मुंह बनाकर ही कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर जूही ने ऋषि की ओर देखकर गुस्से से कहा, अगर मुझे पहले पता होता ना कि मुझे किसी से पिग जैसे डांट पड़ने वाली है, तो मैं कभी सिंघानिया कॉर्पोरेशन आने के लिए तैयार नहीं होती। जूही की बात सुनकर ऋषि नाराज नहीं हुआ, वो एक्चुअली क्यूरियस था। उसने अपनी चिन पर हाथ रखकर सोचा, ये जूही पहले तो इतना गुस्सा नहीं करती थी, मुझसे सोच समझ कर बात करती थी, तो अब? इतना सोचकर ऋषि ने जूही से ही पूछ लिया, जूही, तुम इतनी एरोगेंट कब बन गई? ऋषि का रिमार्क सुनकर जूही के गुस्से की चिंगारी आग में बदल गई। उसने अपनी नाक ऊंची करके ऋषि से कहा, हाँ हाँ, मैं एरोगेंट हूँ। क्या कर लोगे तुम? पहले की तरह मुझे गाड़ी से निकाल दोगे? जूही जानती थी कि वो कुछ ज्यादा बोल गई है, पर उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, अब बोल गई तो बोल गई। किसने कहा था इसे मुझे रात दिन परेशान करने के लिए? और इसके ऊपर से इसने मुझे इशिका सिंघानिया के सामने पिग कहा। जूही इस बात से भी अनजान नहीं थी कि ऋषि से इस तरह से रूडली बात करने की हिम्मत किसी की नहीं है, और अगर किसी ने गलती से कर ली तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। पर जूही ने फिर भी ऋषि को गुस्सा दिलाने का काम किया, क्योंकि शायद वो कहीं न कहीं ये बात जानती थी कि ऋषि कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सच में जूही की बातें सुनकर ऋषि को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसे तो जूही नाराजगी में भी क्यूट लगती थी। पर जूही की बात सुनकर ऋषि सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, कहीं सच में तो मैंने मजाक में कुछ ज्यादा नहीं खींच दिया, और जूही तो पहले से मेरी वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्यों क्यों लड़कियों को समझना इतना मुश्किल है? ऋषि इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था, पर जब ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो जूही को लगा कि ऋषि सच में उसे गाड़ी से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा है। इस ख्याल के दिमाग में आते ही जूही की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन सोचा, सभी लोग ऐसे ही होते हैं, अपना काम हो गया तो दूसरे को टाटा बाबाई कर देते हैं। जूही के इमोशंस में चेंज देखकर ऋषि सतर्क हो गया। उसने जूही का हाथ पकड़कर उससे पूछा, जूही, क्या हुआ? तुम फिर से क्यों रोने लगी? पर जूही ने ऋषि का हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हें क्या? तुम तो मुझे गाड़ी से बाहर निकालने वाले हो ना? करना ही है तो जल्दी करो, मुझे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालो, टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहते साथ ही जूही की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। जूही की बातें सुनकर ऋषि ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने जूही से कहा, पर मैंने तो तुम्हें गाड़ी से निकलने को कहा ही नहीं, तुम ही बोली जा रही हो। ऋषि की इस बात पर जूही ने लाल आंखों से ऋषि की ओर देखा और बोली, तो अब तुम ये भी कह रहे हो कि मैं बहुत बोलती हूँ? अब तुम्हें मेरा बोलना भी बुरा लग रहा है? जाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी।
जूही को ऐसे देखकर ऋषि के पसीने छूटने लगे। उसने जूही का हाथ वापस से पकड़ते हुए पूछा, जूही, क्या अब से तुम फ्यूचर में ऐसी ही अनरीजनेबल बातें करोगी? नहीं, अगर ऐसा है तो मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लूंगा। ऋषि की बात पर जूही सच में रोने लगी। उसने अपनी आंख मलते हुए कहा, मैं अनरीजनेबल हूं तो तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? जूही को यूं रोता देख ऋषि का दिल भी दुखने लगा। उसने जूही को गले से लगा लिया। नहीं नहीं, मेरी जूही तो बेस्ट है। मैं सबसे ज्यादा अपनी जूही को पसंद करता हूँ। चलो रोना बंद कर दो अब। ऋषि के संभालने पर जूही शांत हो गई। जूही को शांत होने के बाद ऋषि ने मन ही मन सोचा, सच में लड़कियों को समझना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जूही से पहले भी मेरी मंगेतर थी, मैंने उनसे भी डील किया, मगर वो उनके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सब बहुत ही ओबीडियंट थी। पर जूही सबसे अलग है, सबसे अनोखी। मेरी जूही के साथ मेरा हर दिन एक्साइटमेंट से भरा होता है। जूही के साथ कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। कभी वो बहुत डेयरिंग हो जाती है तो कभी छोटी छोटी बातों में मोटे मोटे आंसू बहाने लगती है। पर यही तो खूबी है मेरी जूही की, इसी पर तो मैं फिदा हूं। जूही को सिसकता देख ऋषि ने धीमे से उससे कहा, जूही, तुम बहुत थक गई हो, कुछ देर आराम कर लो। ऋषि की बात सुनकर जूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जल्दी ही जूही सिसकते हुए सो गई। जूही को अपनी बाहों में दुनिया के खतरों से अनजान चैन की नींद सोता देख ऋषि ने खुद से वादा किया, जूही, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। तुम तक किसी भी कर्ज का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। हम हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते प्यार करते हुए साथ में रहेंगे। कुछ देर बाद ऋषि ने जूही के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर गहरी सांस लेकर आने वाले कल के बारे में सोचने लगा। ऋषि की आंखें भले ही आगे की ओर देख रही हो, पर उसकी उंगलियां कंटिन्यूसली जूही के बालों को सहला रही थी। फोन के रिंगटोन सुनकर जूही की नींद खुली। वो नींद में ही अपना हाथ फेरते हुए फोन ढूंढने लगी। फोन हाथ में आने के बाद जूही ने धीमे से अपनी आंखें खोली और फोन स्क्रीन पर फ्लैश होता आशीष का नाम देखा। फिर एक गहरी सांस के साथ जूही ने आशीष का कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही फोन के दूसरी साइड से आशीष की आवाज आई, भाभी। जूही ने नींद में ही आशीष की बात का जवाब देते हुए कर दिया। जूही से जवाब पाने के बाद आशीष ने उसके ऊपर अपने सवालों की बौछार कर दी। आशीष ने एक के बाद एक जूही से सवाल किए, भाभी आप कहाँ हो? आप अपने ऑफिस में तो नहीं हो? क्या अभी आप ऋषि भाई के केबिन में हो? आशीष के सवाल सुनकर जूही झटके से उठी। उसने उठने के बाद अपने आसपास देखा। अपनी आसपास की जगह देखकर जूही ने मन ही मन सोचा, ये जगह तो कुछ जानी पहचानी से लग रही है। ये तो ऋषि के केबिन के अंदर का उसका पर्सनल स्पेस है, जहां वो खुद आराम करता है। फिर जूही अपना सिर खुजाते हुए सोचने लगी, आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई और मैं सिंघानिया कॉर्पोरेशन कब पहुंच गई? ऋषि ने मुझे जगाया क्यों नहीं? जूही सोच ही रही थी कि उधर से आशीष ने फिर से कहा, भाभी। आशीष की आवाज सुनकर जूही का ध्यान टूटा तो उसने आशीष से पूछा, हाँ क्या हुआ? फिर आशीष ने मजाक में शिकायत करते हुए जूही से कहा, क्या होना था भाभी? कुछ नहीं, मैं अभी आपके केबिन में गया था। मैंने सोचा था कि आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर ली जाए, कुछ लोगों से आपको मिलवा दिया जाए, आपके वापस आने की खुशी में आपसे ट्रीट ली जाए। पर किसको मालूम था कि ऋषि भाई आपको सिर्फ अपने लिए रखेंगे। आशीष की बात पर जूही ने कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछा, क्या कह रहे हो? जूही के पूछने पर आशीष ने कहा, क्यों, क्या गलत कह रहा हूँ? ऋषि भाई ना, हम सिंगल डॉग्स को बस जला रहे हैं। देखो, ऋषि भाई ने सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंचकर किसी को आपको जगाने ही नहीं दिया और उसके बाद वो खुद आपको सिंघानिया कॉर्पोरेशन के एंट्रेंस से अपने केबिन तक गोद में उठाकर लेकर गए। अब आप ही बताइए भाभी, ये हम सिंगल्स के दिल पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का वार नहीं तो और क्या है? आशीष की बात सुनने के बाद जूही को अपने सभी सवालों के जवाब तो मिल गए, पर अब उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट में टमाटर सा लाल हो रहा था। जूही ने मन ही मन सोचा, ये ऋषि क्या सोच रहा था?
हमने तो डिस्कस किया था ना कि हम अपने रिश्ते को लो प्रोफाइल रखेंगे, फिर ये ऋषि इतना शो ऑफ क्यों कर रहा है? ऐसे तो सबको हमारे रिश्ते का सच मालूम हो जाएगा और मैं ऐसे में सबके साथ काम कैसे करूंगी? कितना एम्बैरेसिंग होगा सब कुछ। मुझे ऋषि से तुरंत बात करनी पड़ेगी। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? इतने में आशीष ने फोन पर कहा, हेलो भाभी, यू देयर? आशीष का जवाब देते हुए जूही ने बेमन से कहा, हाँ, वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कुछ काम था? तो आशीष ने हंसकर कहा, नहीं भाभी, मुझे क्या काम होगा? आप तो जानती ही हैं कि उस ऑफिस में मैं सबसे खाली इंसान हूँ, तो मैंने सोचा अब आपने ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया है तो मुझे थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। मैं अकेले बहुत बोर हो जाता हूँ, तो क्यों ना मैं आपके साथ थोड़ा गपशप कर लेता। आशीष की बात सुनकर जूही के पास एक पल को कुछ कहने के लिए नहीं था। उसने मन ही मन खुद से कहा, यही तो फायदा है खानदानी कंपनी होने का, पर मैं इस आशीष की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकती, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर जूही ने आशीष से कहा, अच्छा, और कुछ काम नहीं है तो अब मैं फोन रख रही हूँ। जूही की बात सुनकर आशीष दुखी हो गया। उसने मुंह बनाकर जूही से कहा, अच्छा तो ठीक है, बाय। जूही ने भी बाय कह दिया। इसके बाद जूही फोन रखने ही वाली थी कि आशीष वापस से बोला, अच्छा भाभी, फिर कल मिलते हैं। आशीष की एक्साइटेड आवाज सुनकर जूही ने उसे डायरेक्टली मना नहीं किया। उसने आशीष से कहा, ओके। फिर जूही ने फोन काट दिया। इसके बाद जूही जल्दी से बेड से खड़ी हुई। उसने अपनी ड्रेस और स्कार्फ ठीक किया। फिर जूही दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि वापस से उसका फोन बजा। फोन के रिंगटोन सुनकर जूही का मुंह बन गया। जूही ने अरे यार कहकर फोन स्क्रीन को देखा, पर फोन स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखकर जूही की सारी थकान और इरिटेशन छूमंतर हो गई। जूही ने फोन जल्दी से उठाकर कहा, हेलो। आखिर जूही के पास किसका फोन आया था जिसे देखकर वो इतनी खुश हो गई? क्या ये ऋषि के किसी नए राइवल की एंट्री है? आखिर क्यों ऋषि अपनी ही बात से पलट गया और अपने और जूही के प्यार का शो ऑफ पूरी दुनिया के सामने कर दिया? आखिर ऋषि के दिमाग में चल क्या रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।